वर्दी में सख्त दिखने वाली यह एएसपी मैडम हर रोज एक भिखारी को खाना देती थी। पर एक दिन उस भिखारी ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे मैडम का पूरा वजूद हिल गया। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक राज की शुरुआत थी। एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। जानिए पूरी सच्चाई। इस कहानी के हर मोड़ पर हैं जज्बात, रहस्य और एक ऐसा फैसला जो इंसानियत और इश्क दोनों की परिभाषा बदल देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी मिनट तक आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर हर सुबह एक काली स्कॉर्पियो रुकती और उसमें से उतरती एएसपी निहारिका सहगल, सख्त ईमानदार और लोगों की प्रिय एएसपी मैडम। रोज की तरह वह सड़क किनारे बैठे एक खामोश फकीर को कुछ रुपए देती, जो सिर झुकाकर चुपचाप शुक्रिया अदा करता। ना तो वह मांगता था, ना ही कुछ बोलता, लेकिन उसकी आंखों में कोई दबी हुई कहानी थी। 2 साल पहले निहारिका के पति की रहस्यमयी मौत ने उनकी दुनिया बदल दी थी, मगर वह अपने कर्तव्य में डटी रही। फिर एक दिन हल्की बारिश के बीच फकीर ने पहली बार कुछ कहा, मैडम मुझसे निकाह कर लीजिए। निहारिका चौंकी, फिर मुस्कुराकर टाल गई। लेकिन इस बार फकीर ने पैसे नहीं लिए, बस खामोश रहा। अगले दिन उसने कहा, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, अगर आप एक मौका दें। निहारिका नाराज हुई, मगर जब फकीर बोला, मैं एक बड़ा अपराध होने से पहले आपको जानकारी दे सकता हूँ, तो वह चौकन्नी हो गई। एक फकीर और जुर्म की खबर। अब यह सिर्फ एक सुबह की मुलाकात नहीं थी, यह एक राज की शुरुआत थी। जब शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रात का सन्नाटा उतरता, तो वही फकीर अब भी बैठा होता, जैसे अंधेरे में भी कुछ देख रहा हो। एक सुबह एएसपी निहारिका सहगल अपनी ड्यूटी पर निकल रही थी। तभी फकीर ने उन्हें रोका। मैडम, कल रात पास के बंद गोदाम में कुछ लोग हथियार लेकर जमा थे, कुछ बड़ा होने वाला है। निहारिका को शक तो हुआ, पर उन्होंने जांच करवाई और अगले ही दिन वहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले। वह हैरान रह गई। एक साधारण दिखने वाला फकीर इतनी पक्की जानकारी कैसे दे सकता है? जब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो, तो बस मुस्कुराकर बोला, मैं वही हूँ जो दिखता हूँ, पर इस शहर की हर गली मेरी याद में है। और उसने अपना नाम समीर बताया। इसके बाद उसने कई घटनाएं पहले से बता दी। चोरी, स्मगलिंग, अपहरण की साजिशें, और सब सच निकला। अब वह महज एक फकीर नहीं था, वह निहारिका के लिए रहस्य बन चुका था। दोनों के बीच चुपचाप भरोसा पनपने लगा। अब निहारिका उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि बैठकर बातें करती थी, चाय थमाती, खबरें पूछती। एक दिन यूं ही फकीर मुस्कुराया, आपने कहा था ना, बारिश में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होता है। वह बातें अब सिर्फ बातें नहीं रह गई थी, कोई पुराना रिश्ता धीरे धीरे उभरने लगा था। निहारिका सहगलसन रह गई। यह बात तो उन्होंने सिर्फ तव्यश चतुर्वेदी से कभी कही थी और किसी को नहीं, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, शायद तुमने मुझे कभी फोन पर बात करते सुना होगा। लेकिन सवाल उनके मन में बीज की तरह जम चुका था। फिर एक रात जब थाने से लौटते वक्त निहारिका की गाड़ी सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो गई। बारिश भी तेज हो रही थी। वह अकेली और असहाय खड़ी थी। तभी जैसे अंधेरे को चीरते हुए वही फकीर वहां आ पहुंचा। मैडम, इस वक्त आप अकेली नहीं होनी चाहिए थी, उसने गाड़ी खोलते हुए कहा। उसके शब्दों में एक ऐसी परवाह थी जो किसी अजनबी की नहीं हो सकती। निहारिका ने उस रात उसे अपने घर चलने का आग्रह किया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन आखिरकार मान गया। घर पहुंचकर उन्होंने उसे गर्म खाना परोसा। पहला निवाला लेते ही फकीर ने कहा, यह स्वाद जैसे किसी भूले हुए समय की याद लौट आई हो। निहारिका का दिल धक से रह गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सवालों की आंधी चल रही थी। अगले ही दिन उन्होंने अपने पुराने दोस्त और फोरेंसिक विशेषज्ञ विवान खन्ना को बुलाया। उन्हें फकीर की चुपके से ली गई तस्वीर दिखाई। विवान तस्वीर को गौर से देखते हुए बोला, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकता। मुझे डीएनए या फिंगरप्रिंट जैसे सैंपल चाहिए होंगे। निहारिका उलझन में थी। वह नहीं चाहती थी कि फकीर को शक हो कि वह जांच के घेरे में है। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने फकीर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देना चाहती हूँ।
यहीं रहो मेरे साथ एक बेहतर जिंदगी के लिए। फकीर ने थोड़ी देर चुप रहकर देखा, फिर सहमति में सिर हिला दिया। अब निहारिका सहगल के लिए सच्चाई और भी करीब थी, लेकिन वह जानती थी यह सफर आसान नहीं होगा। हर जवाब से पहले सवालों की एक और परत खुलने वाली थी। अब निहारिका सहगल के घर में समीर का आना जाना एक आम बात हो गई थी। उसने खुद को सिर्फ एक फकीर नहीं बल्कि एक भटका हुआ मुसाफिर बताया था। निहारिका ने उसे अपने घर के पिछवाड़े एक छोटा कमरा दे दिया था, एक शांत कोना जहाँ कोई उसे सवालों की नजरों से ना घूरे। शुरुआत में समीर ने बहुत मना किया, लेकिन निहारिका सहगल के जोर देने पर उसने सिर झुका लिया। पर उनके दिल में सिर्फ करुणा नहीं थी, जिज्ञासा भी थी। यह आदमी जो भीड़ में गुमनाम बैठा रहता है, कैसे शहर के सबसे गहरे राज्यों से वाकिफ है, और क्यों हर बार उसकी बातों में तविश चतुर्वेदी की एक झलक दिख जाती है। नहीं, निहारिका बार बार खुद को समझाती वह सिर्फ एक याद है, तविश अब इस दुनिया में नहीं है। समीर अब उनके घर का हिस्सा था, लेकिन उसका दिन अब भी उसी पुराने अंदाज में बीतता। सुबह निकलता, सिग्नल के पास बैठता, राहगीरों से चंद सिक्के मांगता और शाम ढलते ही वापस लौट आता। एक दिन निहारिका ने उससे सीधा सवाल किया, अब जब तुम्हारे पास रहने को जगह है, खाने को खाना है, तो फिर भी तुम उसी चौराहे पर क्यों जाते हो? समीर बस मुस्कुराया और बोला, थामियंदिहा, मैडम, वो सिग्नल ही मेरा सच है। मैं वहाँ जो हूँ वहीं हूँ। इसी बीच एक शाम निहारिका सहगल को थाने से तत्काल सूचना मिली। विवेक अग्रवाल नामक एक नामी व्यवसाय के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। वही गोदाम जिसमें कुछ सप्ताह पहले समीर की सूचना पर हथियारों का जखीरा मिला था। निहारिका बिना देरी किए मौके पर पहुंची। गोदाम का आधा हिस्सा राख में बदल चुका था, लेकिन उस खाक के ढेर में जो मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। जले हुए दस्तावेजों के बीच एक तस्वीर बच गई थी, एक युवक की जिसका चेहरा हूबहू तविश चतुर्वेदी से मेल खाता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, तविश चतुर्वेदी, 2019 अग्रवाल एंटरप्राइजेज। निहारिका सहगल के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तस्वीर को संभालकर बैग में रखा और लौट आई। उस रात नींद तो दूर, आंखें तक नहीं झपकी। क्या यह तविश की ही तस्वीर है? अगर वह जिंदा था तो कार एक्सीडेंट में किसकी लाश मिली थी, और विवेक अग्रवाल का इससे क्या ताल्लुक है? इन सवालों ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। अगले दिन निहारिका ने तय किया कि समीर से बात की जाएगी, लेकिन जब वह सिग्नल पहुंची, समीर वहां नहीं था। पूरा दिन वह इधर उधर भटकती रही। सिग्नल, मंदिर की सीढ़ियां, पुराने फुटपाथ, हर उस जगह जहां समीर कभी बैठा करता था, लेकिन वह जैसे गायब हो चुका था। शाम को थकी हुई जब निहारिका घर लौटी तो देखा कि समीर उनके दरवाजे पर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले, आंखों में कोई बोझ। तुम कहाँ थे? निहारिका ने पूछा। समीर ने नजरें झुका ली। कुछ जरूरी काम था? मैडम, आप परेशान मत हो। निहारिका उससे तस्वीर के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन ठहर गई। बस एक साधारण सा सवाल किया, तुम विवेक अग्रवाल को जानते हो? समीर ने कुछ पल चुप रहकर उनकी आंखों में झांका, फिर जवाब दिया, इस शहर में ऐसा कोई नहीं जो उसे ना जानता हो। बड़ा आदमी है। उसके जवाब में कुछ था, एक छुपी हुई कड़वाहट या शायद कोई डर जिसने निहारिका को और बेचैन कर दिया। अगले कुछ दिनों में विवेक अग्रवाल के गोदाम में लगी आग की तहकीकात तेज कर दी गई। जांच में यह सामने आया कि आग महज एक दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर गोदाम को जलाया था। गवाहों ने बयान दिया कि रात के अंधेरे में एक अजनबी शख्स को वहां देखा गया था। लंबा चौगा, सिर पर फटा हुआ साफा, बिल्कुल वैसा जैसा समीर पहनता है। अब शक गहराता जा रहा था। निहारिका सहगल को यह समझने में देर नहीं लगी कि समीर जो दिखता है वह है नहीं, और शायद कभी था जो वह होने का दावा करता है। निहारिका सहगल अब इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि समीर के इर्द गिर्द कुछ तो असामान्य है। उन्होंने अपने भरोसेमंद गुप्त अधिकारी वीर मल्होत्रा को आदेश दिया, हर मूवमेंट ट्रैक करो। वह आखिर रात को जाता कहाँ है? कुछ ही दिन में वीर ने रिपोर्ट दी, मैडम, हर रात वह एक पुराने खंडहर में जाता है। वहाँ कुछ अजनबी लोग उससे मिलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन क्या यह समझ नहीं आता, अब ये खेल और भी पेचीदा हो चला था।
निहारिका ने बिना वक्त गंवाए खुद उस खंडहर का निरीक्षण किया। खंडहर में धूल, दीवारों पर टूटे निशान और फर्श पर बिखरे कुछ जले हुए कागज। उन्हीं में एक कोने से कुछ पुराने दस्तावेज मिले, अग्रवाल एंटरप्राइजेस की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह एक पुराना खत था जिस पर लिखा था, तविश चतुर्वेदी तुम्हें यह राज अपने साथ दफन करने होंगे। अगर अग्रवाल को पता चला तो वह तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। निहारिका सहगल की आंखें सन्न रह गई। तविश, क्या वह जिंदा है? अब यह शक नहीं, एक डर बन गया था। निहारिका ने तय किया, अब विवेक अग्रवाल से सीधे बात होगी, लेकिन उससे पहले समीर की चुप्पी तोड़ना जरूरी था। उसी रात निहारिका ने समीर को बुलाया। उन्होंने एक तस्वीर सामने रखी। यह कौन है? उन्होंने पूछा, आवाज में सख्ती थी। समीर ने तस्वीर देखी। उसकी आंखों में एक हल्का कंपन आया, लेकिन चेहरा शांत रहा। कुछ जवाब वक्त देता है मैडम, लेकिन इतना कह सकता हूँ मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। निहारिका का धैर्य जवाब दे गया। अगर तुमने अब भी सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। समीर बस मुस्कुरा दिया। अगर आप मुझे गिरफ्तार करती हैं तो वह हकीकत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी जिसे आप जानना चाहती हैं। एक ठहराव के बाद समीर ने धीमे स्वर में कहा, अग्रवाल के दफ्तर के नीचे एक तहखाना है, वहीं वह सब छुपाता है, दस्तावेज, रिकॉर्ड, हर काला सच। निहारिका सहगल ने फौरन अपनी टीम को तैयार किया और रातों रात छापा मारा। तहखाने में वह सारे सबूत थे जिनकी उन्हें तलाश थी। छापे के बाद विवेक अग्रवाल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी निहारिका को चैन नहीं मिला। दिल अब भी बेचैन था, दिमाग सवालों से भरा। उन्होंने अपने करीबी फॉरेंसिक एक्सपर्ट विवान खन्ना को बुलाया और कहा, मुझे इस आदमी की पहचान चाहिए, जो भी टेस्ट करना पड़े करो। समीर का डीएनए नमूना लिया गया, लेकिन नतीजे में वक्त लगना तय था। कुछ ही दिन बाद निहारिका सहगल के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी ओर एक भारी और चेतावनी भरी आवाज थी, मैडम, एसपी बहुत तेज हो गई हो, लेकिन सच जानने की कीमत होती है। समीर को छोड़ दो वरना अंजाम भुगत की। कॉल कट गया। अब निहारिका को साफ समझ में आ गया, समीर कोई मामूली भिखारी नहीं है, उसके पीछे कुछ बहुत गहरा और बड़ा छुपा है। पर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। हर दिन हर रात उनके मन में एक ही सवाल गूंजता, वह कौन है? उसकी आंखें, उसका लहजा, क्या वह वाकई तविश है? इसी बीच समीर की हरकतें पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई थीं। दिन में चौराहे पर बैठता, रात को वापसी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। एक गहरी शांति, जैसे किसी अनसुलझे सवाल का जवाब उसे मिल चुका हो। सच यह था, समीर वही था जिसे निहारिका सहगल ने 2 साल पहले एक कार हादसे में खो दिया था। समीर यानी तविश चतुर्वेदी हादसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हत्या जो नाकाम रही। अब निहारिका को एक और धमकी मिली, अगर समीर तुम्हारे घर में रहा तो अगला निशाना तुम हो सकती हो। लेकिन इस बार उन्होंने फोन पर ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, किसी और से डराया जा सकता है, मुझसे नहीं। कॉल जैसे ही खत्म हुई, निहारिका सहगल की आंखों में अलर्ट की लाल बत्ती जल उठी। बिना देर किए उन्होंने अपनी साइबर यूनिट को एक्टिवेट किया और उस अज्ञात कॉल को ट्रेस करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में रिपोर्ट आई। कॉल की लोकेशन एक सुनसान गोदाम की थी जो विवेक अग्रवाल की कंपनी की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड था। ये जानकर निहारिका को यकीन हो गया कि विवेक के गिरफ्त में होने के बावजूद उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्या समीर भी इस खेल का हिस्सा है? उधर तविश चतुर्वेदी, जो अब समीर की पहचान में छुपा था, जानता था कि असली शिकार अभी जिंदा है। वह शख्स जिसने उसकी जिंदगी, नाम और रिश्ता सब छीन लिया, वह अब निहारिका सहगल को भी निशाना बना रहा था। चौराहे पर भिखारी की जिंदगी जीते हुए तविश ने जो जानकारियां इकट्ठी की थी, उनसे साफ था कि विवेक अग्रवाल तो केवल एक प्यादा था। असली बाजी किसी और के हाथ में थी, एक ऐसा चेहरा जो अब तक अंधेरे में था। तविश को एहसास था कि अब निहारिका को सब सच बताना खतरनाक होगा। एक गलत कदम उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। लेकिन वक्त की रेत अब मुट्ठी से फिसल रही थी। अगली ही शाम समीर ने निहारिका को एक और सूचना दी।
एक पुराने फैक्ट्री में हथियारों का बड़ा लेन देन होने वाला है। निहारिका ने अपनी यूनिट को सक्रिय किया और ऑपरेशन का नेतृत्व खुद संभाला। फैक्ट्री में छापा पड़ा और कई अपराधी पकड़े गए, मगर वहीं एक गिरफ्तार व्यक्ति ने ऐसा राज उगला जिसने सभी को चौंका दिया। इस सौदे का मास्टरमाइंड कभी खुद सामने नहीं आता, लेकिन उसे उस भिखारी के बारे में सब पता है जिसे तुम समीर कहती हो। निहारिका सहगल की रगों में सेंध दौड़ गई। क्या समीर सच में खतरे में है या यह सब कुछ उसके ही इशारों पर चल रहा है? मन में द्वंद्व शुरू हो गया था। एक तरफ वही समीर था जिसने कई अहम जानकारियां देकर बड़े अपराध रोके, दूसरी ओर उसका बार बार अचानक गायब हो जाना और रहस्यमय चुप्पी शक को जन्म दे रही थी। इस असमंजस के बीच उन्होंने विवान खन्ना को कॉल किया। डीएनए रिपोर्ट कितने दिन में आ जाएगी? विवान का जवाब आया, बस 2 दिन और फिर सारा सच सामने होगा। उस रात जब निहारिका अपने घर लौटी तो घर में सन्नाटा था। समीर नदारद था। सिर्फ एक छोटा सा कागज टेबल पर रखा था। मैडम, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ रहा है, मैं वापस जरूर आऊंगा। यह नोट किसी भारी तूफान से पहले की शांति जैसा लगा। निहारिका सहगल अब और इंतजार के मूड में नहीं थी। उन्होंने तय किया कि अब वह खुद इस रहस्य का पीछा करेंगी। अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर वीर मल्होत्रा को बुलाकर उन्होंने सीधी बात कही। अब समीर के पीछे जाना है, छुप छुप कर नहीं, सामने से। वीर ने जानकारी दी कि समीर को आखिरी बार शहर के किनारे स्थित उसी पुराने फैक्ट्री के पास देखा गया है जहां हाल में छापा पड़ा था। निहारिका ने टीम तैयार की, लेकिन इस बार वह अकेले निकलने का निर्णय ले चुकी थी। उन्हें लग रहा था अब सवाल पूछने का नहीं, जवाब लेने का वक्त है। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की गोलियां चेक की, मोबाइल का ट्रैकर ऑन किया और बिना किसी को बताए कार में बैठ गई। कारखाने की ओर बढ़ती रात और उसके साथ बढ़ता सन्नाटा एक अजीब सी बेचैनी लेकर चल रहा था। हर मोड़ पर अंधेरा था और हवा में खतरे की गंध थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। निहारिका सहगल धीरे धीरे पुराने कारखाने के पिछवाड़े से अंदर दाखिल हुई। हर कदम संभल कर रख रही थी, लेकिन जैसे ही भीतर पहुंची उसके कदम ठिठक गए। एक टूटी फूटी मेज के सामने समीर खड़ा था और उसके ठीक सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रियांश अग्रवाल था। विवेक अग्रवाल का छोटा भाई, जिस इंसान को सभी ने हमेशा नाकाबिल और कमजोर समझा था, वह इस वक्त एक ऐसे रूप में सामने खड़ा था जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। प्रियांश की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। तू कौन है? मेरे भाई को जेल भेजा, मेरी डील्स बिगाड़ दी और अब यहाँ क्यों आया है? बोल, तेरा असली चेहरा क्या है? समीर एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आवाज धीमे लेकिन सख्त लहजे में गूंजी। तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद तुम भूल गए कि मैं मरा नहीं था। मैं हूँ तविश चतुर्वेदी। छुपकर खड़ी निहारिका सहगल की सांसें रुक गई। तविश चतुर्वेदी, वही नाम जो उसने 2 साल से अपने दिल में दफन कर रखा था। क्या यह वही है उसका पति? उसकी आंखें भर आई, लेकिन हाथों में पकड़ी रिवॉल्वर की पकड़ और कस गई। संभल कर वह सामने आई, रिवॉल्वर सीधी प्रियांश की ओर तानी। रुको वहीं प्रियांश, और तुम समीर नहीं अगर वाकई तविश हो तो अब सच छिपाने का वक्त नहीं है, सब बताओ। तविश ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में अफसोस। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन पहले सच जानना जरूरी था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि दुश्मन कौन है। मुझे लगा शायद तुम भी शामिल हो। निहारिका की आंखों में झटका था, पर वह कुछ कहने से पहले कुछ समझना चाहती थी। तभी प्रियांश ने चुपके से जेब में हाथ डाला, लेकिन निहारिका की नजरें सतर्क थीं। उसने बिना झिझक गोली चलाई, निशाना सीधा प्रियांश की कलाई पर। बंदूक उसके हाथ से छिटक कर गिर गई। निहारिका ने रेडियो पर अपनी टीम को बुलाया और कुछ ही मिनटों में भीतर यूनिट दाखिल हो गई। प्रियांश अग्रवाल को हथकड़ियों में जकड़ा गया और वह गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर ले जाया गया। अब कारखाने में सिर्फ 2 लोग थे, निहारिका सहगल और तविश चतुर्वेदी। एक लंबा सन्नाटा उनके बीच पसरा रहा। फिर निहारिका ने कांपती आवाज में कहा, तुम जिंदा थे और फिर भी मुझे अंधेरे में रखा। तविश ने आगे बढ़कर कहा, मैं टूट चुका था।
निहारिका, मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब जान चुका हूँ। तुम ही वह वजह थी जिसकी खातिर मैं आज तक जिंदा हूँ। फिर उसने पूरी दास्तान सुनाई, कैसे प्रियांश ने जलन और लालच में उसकी कंपनी हथियाने के लिए जानलेवा चाल चली, कैसे उसने खुद को मरा हुआ दिखाया और कैसे भिखारी के भेष में उसने पूरे नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू की। निहारिका की आंखों में आंसू बहने लगे, उसकी उंगलियों से रिवॉल्वर फिसल गई। वह आगे बढ़ी और तविश को गले लगा लिया। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खोने से डरती हूँ। तविश चतुर्वेदी ने उसे मजबूती से थामा और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। निहारिका, अगर आपको यह दिल को झकझोर देने वाली कहानी सच में छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे शेयर कीजिए ताकि यह सच्चाई उन लोगों तक भी पहुंचे जो अब भी अंधेरे में हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आमीन या रब्बल आलमीन।